बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम सीरीज़ चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया गया था कि टाइम सीरीज़ के 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके नाम हैं सेकुलर ट्रेंड, सीजल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इर्रेगुलर वेरिएशन। हमने सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के मेथड्स देखे हैं। तो अब नेक्स्ट सीजल वेरिएशन को मेजर करने के जो मेथड्स हैं उन पर काम देखा जाएगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस बीएससी के कोर्स के अंदर जो पहले दो कंपोनेंट हैं सेकुलर ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन, इन दोनों को मेजर करने के मेथड्स पर ही हमने काम करना है। साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन इनको हमने मेजर नहीं करना है, इनकी जस्ट हम डेफिनेशंस याद करेंगे और थोड़ी बहुत इनकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स याद कर लेंगे। बाकी इनको हमने कोई मेजर करने के मेथड्स हमारे कोर्स में नहीं है। सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के जो मेथड हमने देखे हैं उनको दोबारा एक पेज पर देख लेते हैं। ये पेज पहले भी दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहला मेथड है द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। क्योंकि इसके अंदर ग्राफ पेपर का यूज़ होता है, इस पर काम नहीं किया गया। लेकिन आगे जो मेथड है द मेथड ऑफ सेमी एवरेज, द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इन तीनों मेथड्स को हमने डेटा के ऊपर अप्लाई किया है। और अब हमने ये याद रखना है कि ये जो चारों मेथड हैं, इन चारों मेथड का ताल्लुक सेकुलर ट्रेंड की मेजरमेंट के साथ है। यानी टाइम सीरीज़ का पहला कंपोनेंट सेकुलर ट्रेंड, ये उसको मेजर करने के मेथड से जो अभी आपने पेज पर देखे हैं। अब सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के जो मेथड हैं ये भी हम एक अलग पेज के ऊपर देखते हैं। ये हमारी बुक का पेज नंबर है 492। यहाँ टॉपिक है एनालाइजिंग दी सीजनल वेरिएशन, यानी सीजनल वेरिएशन की मेजरमेंट का जो उसके एनालिसिस का काम है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के भी चार मेथड्स हैं जिनके नाम ये देखिए एंड पर लिखे हुए हैं। दी परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड, द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, द रेशियो टू ट्रेंड मेथड और द लिंक रिलेटिव मेथड। और हमने अच्छी तरह से याद रखना है कि ये जो चारों मेथड हैं, इन चारों मेथड का ताल्लुक सीजनल वेरिएशन की मेजरमेंट के साथ है। अच्छा, अब हम एक लाइन और है दरम्यान ये पढ़ लेते हैं जो ये है जी दी अ मेजर ऑफ वेरिएशन। ये वेरिएशन से मुराद सीजनल वेरिएशन है। अ मेजर ऑफ वेरिएशन यानी सीजनल वेरिएशन which is usually computed in index form is called a seasonal index। कह रहे हैं कि सीजनल वेरिएशन की एक ऐसी मेजरमेंट यानी उसकी एक ऐसी पैमाइश जो इंडेक्स की फॉर्म में होती है, जो इंडेक्स नंबर की फॉर्म में होती है, वो मेजर कहलाती है सीजनल इंडेक्स। यानी सीजनल इंडेक्स क्या है? ये सीजनल वेरिएशन की एक मेजरमेंट है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हमें यह कहा जाए कि सीजनल वेरिएशन को मेजर कीजिए या ये कहा जाए कि सीजनल इंडेक्स मालूम कीजिए, तो दोनों में एक ही काम करना होगा, क्योंकि सीजनल इंडेक्स भी सीजनल वेरिएशन की ही एक मेजरमेंट होते हैं। हमारी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 13.30 है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और टेबल के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये वैल्यूज़ क्वार्टरली वाइज हैं। पार्ट ए के अंदर हमसे ये सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट सीजनल इंडाइसिस। तो सीजनल इंडाइसिस मालूम करने का मतलब यह है कि सीजनल वेरिएशन को मेजर करना। बहरहाल हमें यहाँ पर सीजनल इंडेक्स मालूम करने हैं यूजिंग दी परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। तो जी जो अभी आपने चार मेथड देखे हैं उनमें सबसे पहला मेथड है, उसका नाम है दी परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड, जिसका यहाँ पर हमें यूज़ करना है। नंबर 2, कंस्ट्रक्ट क्वार्टरली सीजनल इंडेक्स वैल्यूज़। तो ये क्वार्टरली सीजनल इंडेक्स वैल्यूज़ का मतलब भी सीजनल इंडाइसिस ही है। हमने पार्ट बी में भी सीजनल इंडेक्स ही मालूम करने हैं, लेकिन यूजिंग द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो दूसरा मेथड आ गया है। ये ऊपर था एनुअल एवरेज मेथड और पार्ट बी के अंदर है द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो ये दोनों मेथड वो हैं, अभी दोबारा पेज पे देख लीजिए। सीजनल वेरिएशन के मेजर करने के जो पहले दो मेथड हैं जो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों मेथड इस क्वेश्चन 13.30 के अंदर पूछे गए हैं। फिर पार्ट बी के अंदर एक और बात भी कर रहे हैं कि एंड यूज़ दैम का मतलब है कि जो सीजनल इंडेक्स आप मालूम करेंगे उनको यूज़ कीजिए टू डी सीजनलाइज दी 1977 वैल्यूज़।
यानी 1977 की वैल्यूज़ को डीसीजलाइज कीजिए। कहाँ से कीजिए? जो सीजल इंडेक्स आप मालूम करेंगे उनकी मदद से। ये काम तो बाद में होगा ना, पहले सीजल इंडेक्स देखते हैं कैसे आएंगे। हाँ जी, पार्ट ए के अंदर है दी परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। इधर करना ही है आपने कि अपने डेटा को ईयर जो है ये याद रखिए कि ईयर रोज़ में लिखने हैं और क्वार्टर्स को कॉलम्स में लिखना है। हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उधर भी ईयर रोज़ के अंदर ही है और क्वार्टर्स कॉलम्स के अंदर है। लेकिन पेपर में अगर ईयर ऊपर लिख दें और क्वार्टर यहाँ नीचे लिख दें तो फिर आपने कोशिश करनी है कि अपना डेटा उसको पहले अरेंज कीजिए, यानी कि इस तरह से लिखिए जिस तरह से ये नज़र आ रहा है कि ईयर यहाँ रोज़ में हो और क्वार्टर्स कॉलम्स में हो। ये मैंने दोनों पार्ट ए और बी दोबारा लिख दिए हैं। अभी पार्ट ए पर काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए मेथड का नाम में ये क्या आ रही है, परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। तो एनुअल एवरेज, ये एनुअल एवरेज क्योंकि मेथड के नाम के अंदर आ रही है तो लिहाजा आपने सबसे पहले एनुअल एवरेज मालूम करनी है। एनुअल कहते हैं ईयर को यानी साल को। आपको यहाँ पर 3 एनुअल है, 96, 97 और 98। ये 3 एनुअल है हमारे। हमने इन तीनों एनुअल की एवरेज मालूम करनी है। तो क्योंकि 96 के सामने 4 वैल्यूज़ हैं, 97 के सामने भी 4 ही वैल्यूज़ हैं और 98 के सामने भी 4 वैल्यूज़ हैं। हमने ये करना है कि ये जो 4 वैल्यूज़ हैं हर साल की, इन सारी वैल्यूज़ की एवरेज मालूम करनी है। मिसाल के तौर पर 96 के सामने जो 4 वैल्यूज़ हैं 118, 87, 47 और 83, इन चारों वैल्यूज़ की एवरेज मालूम करनी है और इनकी एवरेज मालूम करके ये आगे लिखी गई है। लेकिन एवरेज आपको पता है कि एवरेज मालूम करने के लिए पहले हमें चीज़ों का सम करना पड़ता है, यानी कि उनका टोटल करना पड़ता है। लिहाजा पहला कॉलम बनाना पड़ेगा एनुअल टोटल का। हमारा मकसद तो ये एनुअल एवरेज थी। ये जी के बाद ई ज़रा मिस हो गया यहाँ पर, तो एवरेज की स्पेलिंग में जी के बाद ई आप खुद से लिखेंगे। एनुअल एवरेज बनाना हमारा मकसद था, लेकिन पहले हमें बनाना पड़ेगा एनुअल टोटल। तो ये टोटल कैसे हासिल किए गए हैं कि 96 की जो 4 वैल्यूज़ हैं 118, 87, 47, 83, इन चारों को ऐड करिए तो आपको आंसर मिलेगा 335। सिमिलरली 97 की चारों वैल्यूज़ को ऐड करके आंसर मिलेगा 276 और 98 की चारों वैल्यूज़ का सम आएगा 226। तो ये टोटल तो आ गए हैं, लेकिन हमें चाहिए एनुअल एवरेज। तो एवरेज का तरीका ये होता है कि टोटल को वैल्यूज़ की तादाद पर डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि 335 4 वैल्यूज़ का टोटल है, लिहाजा 335 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 83.75। सिमिलरली 276 और 226 को भी हम 4 पर ही डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेंगे 69 और 56.5। अब यह हम ये बोलेंगे कि 1996 की जो 4 वैल्यूज़ हैं उन चारों वैल्यूज़ की एवरेज आ गई है 83.75। नेक्स्ट, ये जो नीचे टेबल बनाया गया है, नीचे टेबल आपने कैसे बनाना है कि जो टेबल आपको ओरिजिनली दिया गया है ईयर ऐसे ही लिखेंगे और क्वार्टर्स जो 4 क्वार्टर हैं ऊपर से क्वार्टर के नाम पहले लिख लेंगे। अब अंदर के जो सेल हैं इनकी फिलिंग कैसे होगी? अब बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है कि 96 की जो 4 वैल्यूज़ हैं उन चारों वैल्यूज़ की एवरेज तो आई है 83.75। अब हम ये करेंगे कि इन चारों वैल्यूज़ को बारी बारी एक एक करके डिवाइड करेंगे इनकी एवरेज यानी कि 83.75 से। तो सबसे पहले और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले है 118 को डिवाइड करेंगे 83.75 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए लिखा गया है 118 यानी जो वैल्यू है उसको ऊपर रखिए और डिवाइड करिए ये नीचे 83.75। ये क्या है जी? यानी कि एनुअल एवरेज है। तो एनुअल एवरेज पे डिवाइड कीजिए वैल्यूज़ को और 100 से मल्टीप्लाई करें तो पहला आंसर आएगा 140.9। नेक्स्ट 87 है जी, तो 87 को डिवाइड करेंगे 83.75 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 103.88। फिर 47 को डिवाइड करेंगे 83.75 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 56.12। और इसी तरह से जी 83 को भी आप 83.75 से डिवाइड करिए 100 से मल्टीप्लाई करें आंसर मिलेगा 99.10। अब जी 97 की जो 4 वैल्यूज़ हैं इन चारों वैल्यूज़ को भी एक एक करके बारी बारी डिवाइड कर देंगे इनकी एवरेज 69 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेंगे ये 136.23 और बाकी वैल्यूज़ भी मिलेंगी। आखिरी साल की वैल्यूज़ इन पे फिर ये तरीका रिपीट कर लेते हैं कि आखिरी साल की जो 4 वैल्यूज़ हैं इन चारों वैल्यूज़ को भी एक एक करके डिवाइड करेंगे इनकी एवरेज 56.5 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर्स मिलेंगे। तो कैसे जी 129.9 कैसे आई होगी
ये 73 को डिवाइड किया गया है, 73 को डिवाइड किया गया है 56.5 से और 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमें आंसर मिलेगा 129.2। सिमिलरली ये तीनों वैल्यूज़ भी जो है ये डिवाइड की गई हैं इससे और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें आंसर मिलते हैं। अब ये आपने करना है कि जब ये कॉलम ये टेबल बन जाएगा तो फिर अब आपने दोबारा एवरेज मालूम करनी है। देखिए एक एवरेज ऊपर की है एनुअल एवरेज, यानी साल के सामने जो चार वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज की है, लेकिन अब एवरेज करनी है क्वार्टर वाइज। यानी जो पहला क्वार्टर है, पहले क्वार्टर के सामने लिखिए तीन वैल्यूज़ लिखी हैं। पहले क्वार्टर के आगे लिखी है 140.9, फिर 136.23 और 129.2। तो पहले क्वार्टर के सामने जो तीन वैल्यूज़ हैं इन तीनों वैल्यूज़ की एवरेज लेंगे। तो एवरेज लेने का तरीका यही है कि हम इन तीनों को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा, जो सम मिलेगा, हम उसको 3 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि ये तीन वैल्यूज़ हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके जो आंसर आए उसको 3 पर डिवाइड करें तो आपको एवरेज मिल जाएगी। वो आंसर मिलता है जी, वो एवरेज आती है 135.44। देखिए मैंने यहाँ मीन लिखा है, आप मीन लिखें या एवरेज लिखें वो एक ही बात है, आपकी मर्ज़ी है। अब ये लाइन लगाकर ये SI क्या लिखा है ये मैं बताता हूँ, लेकिन अभी दूसरा क्वार्टर है, इसके सामने भी देखिए तीन वैल्यूज़ हैं 103.88, 105.8 और 107.9। तो इन तीनों वैल्यूज़ को भी ऐड करिए, जो आंसर आएगा उसको 3 पर डिवाइड कीजिए तो हमें आंसर मिल जाएगा 105.88। ये मीन है जी, ये एवरेज है। इसी तरह से तीसरे और चौथे कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, जो तीसरे क्वार्टर की और चौथे क्वार्टर की तीन तीन वैल्यूज़ हैं, इनका भी सम कीजिए और उनकी तादाद यानी 3 पर डिवाइड कीजिए तो ये आपको मीन मिलेंगे। अब ये जो मीन आते हैं, हमने ये करना है कि इन चारों मीन्स का, क्योंकि ये चार क्वार्टर है तो चार मीन मिलेंगे, इन चारों मीन का दोबारा टोटल करना है। तो इन चारों मीन का टोटल 400 आना चाहिए। तो जब इन सब चारों को ऐड किया गया तो आंसर मिलता है 399.99, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 400 है। लिहाजा अब आप मीन के साथ ये लाइन लगा देंगे, हैश सी लगा कर लिख देंगे S.I। ये S.I का मतलब है सीजनल इंडेक्स, S फॉर सीजनल, I फॉर इंडेक्स, लेकिन दरमियान में डॉट लाजमी डालेंगे। अगर आपने डॉट नहीं डाला तो फिर ये गलत समझा जाएगा, आप डॉट यहाँ से डालेंगे यहाँ पर। तो यानी हमारे जो मीन थे यही मीन हमारे सीजनल इंडेक्स हैं। क्यों? क्योंकि इन मीन का सम 400 बन रहा है। अगर ये 400 ना बनता तो फिर हमने 400 बनाना है, वो फिर एक और तरीका है, ये अभी यहाँ पर इस टेबल में नहीं है, नेक्स्ट टेबल के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम तरीका ये देख लेंगे। ये यहाँ मेथड मुकम्मल है जी। ये जो चार वैल्यूज़ आई हैं, पहले क्वार्टर का सीजन इंडेक्स आ रहा है 134.44, दूसरे सीज़न यानी दूसरे क्वार्टर का इंडेक्स आ रहा है 105.88 और सिमिलरली तीसरे और चौथे सीज़न यानी तीसरे और चौथे क्वार्टर के इंडेक्स भी उनके नीचे ये लिखे हुए हैं। ये मेथड यहाँ पर मुकम्मल है। इसको आपने ऐसे याद करना है कि हमने इधर दो एवरेज देनी है, पहले एनुअल वाइज एवरेज देनी है और फिर क्वार्टर वाइज एवरेज देनी है। इसको याद करने का तरीका ये है। नेक्स्ट जी, पार्ट नंबर बी, ये है जी कंस्ट्रक्ट सीजनल इंडाइसेस बाय रेशो टू मूविंग एवरेज। देखिए नाम में मूविंग एवरेज आ रही है, तो यानी कि हमें मूविंग एवरेज बनानी पड़ेगी। मूविंग एवरेज हम पहले बना चुके हैं, ये काम हमने पहले देखा हुआ है, जो सेकुलर ट्रेंड की मैयर का एक तरीका था। ठीक है, तो रेशो टू मूविंग एवरेज की ज़रूरत हमें फिर पड़ रही है, हमने पहले देखी हुई है, इसको भी देखते हैं दोबारा। इसमें हम ये करेंगे कि जो हमारा डेटा है उसको हमने एक कॉलम में लिखना है। पहले 1996 के चार क्वार्टर मुकम्मल होंगे, फिर 97 का पहला क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा और चार मुकम्मल हो जाएंगे जब, तो फिर 98 का पहला क्वार्टर से लेकर 4 तक जाएंगे। वैल्यूज़ तरतीब से लिख देंगे। ये बात पहले भी एक लेक्चर में बताई गई है कि वक्त की जो तरतीब होती है हमारी ज़िंदगी में, ये दुनिया में, उस तरीके से हमने इसको तरतीब में लिखना है। जो टेबल अभी ये है, ये जो टेबल हमारा ओरिजिनल टेबल है बुक का, इस टेबल की जो वैल्यूज़ हैं ये 12 वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को भी हमने फिर यह किया है कि एक कॉलम के अंदर लिख दिया है और उसको वाई का नाम देना है आपने। फिर जी 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, पहली 4 क्वार्टर के आगे लाइन लगाई और उनका टोटल करके दरम्यान में लिखा। बाकी ये फिर 2 वैल्यू सेंटर मूविंग एवरेज और 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज। ये काम क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, अगर किसी को यहाँ इसको बनाने में कन्फ्यूजन हो तो आप तकरीबन एक दो तीन लेक्चर पहले देखिए, ये काम हमने किया हुआ है। यानी 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज, ये काम हम पहले देख चुके हैं, तो इसको आप वहाँ पर देखिए। नेक्स्ट आपने ये करना है, नया काम हमारा ये है कि ये आखिरी कॉलम हमारा नया काम है।
इसमें हमने ये करना है, देखिए मेथड का नाम देखिए, मेथड के नाम में ये आ रहा है हमारे पास कि रेशो, रेशो कहते हैं चीज़ों को डिवाइड करना। तो क्योंकि नाम में रेशो आ रही है, और किसकी रेशो है जी, मूविंग एवरेज के साथ, तो हमने ये करना है कि ये देखिए y डिवाइड बाई ये रेशो हो रही है, ये तो y क्या है, y आपका ओरिजिनल डेटा है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, जो पेपर में आपको डेटा दिया जाएगा वो आपका y डेटा है। तो आपने y की रेशो लेनी है, y की रेशो किसके साथ लेनी है, मूविंग एवरेज के साथ, क्योंकि आपके मेथड का नाम ही ये है, मेथड के नाम में आ रही है रेशो टू मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर हो रही है ये रेशो टू ये नीचे मूविंग एवरेज। तो रेशो y की यानी ओरिजिनल डेटा की रेशो ली जा रही है किससे, टू मूविंग एवरेज के साथ। तो ये क्या है जी कि y की जो पहली दो वैल्यूज़ हैं वो तो उनके सामने ब्लैंक ही रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मूविंग एवरेज मेथड के अंदर शुरू की और आखिर की वैल्यूज़ मिसिंग होती हैं, ये मालूम नहीं हो सकती हैं। अब यह है कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है 47, अब इसको डिवाइड करेंगे, 47 को डिवाइड करेंगे 80.8 के साथ, यानी कि 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज जो आती है 80.8 उसका डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 58.2। सिमिलरली 83 को डिवाइड करेंगे 76 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 109.2 मिलेगा। यानी सिंपल बात यह है कि पूरे y कॉलम को डिवाइड कर देंगे बाय 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग कॉलम और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम मिल जाएगा। यानी यहाँ पर भी हमने ये करना है कि ओरिजिनल डेटा को डिवाइड करना है। देखिए अब इस मेथड में और पहले मेथड में आपने साथ साथ डिफरेंस भी चेक करना है। यहाँ पर अब देखिए क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल डेटा को डिवाइड कर रहे हैं मूविंग एवरेज से और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि इससे पहले एवरेज इससे पहले मेथड में भी हमने ओरिजिनल डेटा को डिवाइड ही किया है, लेकिन ओरिजिनल डेटा को एनुअल एवरेज से डिवाइड किया है, तो ये नीचे का टेबल बना था। यानी पहले मेथड के अंदर ओरिजिनल डेटा को एनुअल एवरेज से डिवाइड करना है, जबकि इस दूसरे मेथड में ओरिजिनल डेटा को ही डिवाइड करना है, लेकिन एनुअल एवरेज से नहीं बल्कि मूविंग एवरेज से। तो मूविंग एवरेज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन वैल्यूज़ को आपने ये करना है कि दोबारा टेबल बनाना है। ये टेबल वही बनाना है जो अभी देखिए इस तरह का टेबल, ये जो पहले क्वेश्चन में ये टेबल बनाया है ना, ईयर लिखने हैं और क्वार्टर लिखने हैं इस तरह से, तो यहाँ पर भी आपने ईयर को लाजमी लिखना है और क्वार्टर को लिखना है। ये कोई भी मेथड होगा उसके अंदर आपको ईयर और क्वार्टर लिखने पड़ेंगे। फिर ये करिए कि अब ये जो आखिरी कॉलम है ना, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ आपने फिटिंग करनी है इनकी। तो 96 के जो पहले दो क्वार्टर हैं उनकी तो यहाँ डैश लगी हुई है, ये लिहाजा 96 के पहले दो क्वार्टर आगे डैश आ गई। फिर 96 के तीसरे और चौथे क्वार्टर की वैल्यू थी 58.2 और 109.2, लिहाजा 96 के तीसरे और चौथे क्वार्टर के नीचे आ गई हैं 58.2 और 109.2। अब 97 के जो चार क्वार्टर हैं इन चारों क्वार्टर की ये वैल्यूज़ आ रही हैं 127.9 103, तो ये आ गई हैं 127.9 103। फिर 61.7 और 109 ये कौन सी है जी, ये वाली है 61 और ये 109। तो सिमिलरली 98 की जो पहली दो वैल्यूज़ हैं ये पहले दो क्वार्टरों की हैं, लिहाजा 98 के पहले दो क्वार्टरों की वैल्यूज़ दिखती, लेकिन आखिरी दो क्वार्टर की वैल्यू नहीं है, लिहाजा वहाँ पर डैशें आ गई। अब यहाँ पर वही काम करेंगे जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में किया है कि आपने क्वार्टर वाइज एवरेज लेनी है। तो पहले क्वार्टर के आगे ये दो वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ का मीन लीजिए, यानी इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 पर डिवाइड कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 124.7। फिर दूसरे क्वार्टर की जो दो वैल्यूज़ हैं इनका भी मीन लेना है, तो इन दोनों का मीन आएगा 104.1 और आगे भी इन दोनों वैल्यूज़ का मीन लेंगे, तो तीसरे क्वार्टर की दोनों वैल्यूज़ का मीन आता है 60 और चौथे का मीन आता है 109.2। अब ये करिए कि मीन का टोटल कीजिए, मीन का टोटल लाजमी करना है आपने। ये जो चार मीन आए हैं यानी चारों क्वार्टर के जो मीन आए हैं इन चारों का टोटल कीजिए, इनका टोटल किया है तो आंसर आ रहा है 398 विच इज़ नॉट इक्वल टू 400, यानी कि 400 के बराबर नहीं आया। लिहाजा मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में मीन के साथ लाइन लगाकर ऐसा ही नहीं लिखा है। देखिए इससे पहले मेथड में देखिए, इससे पहले मीन के टोटल किया है ना तो 400 बन रहा था, लिहाजा मीन के साथ ही लाइन लगा कर लिख दिया गया S.I यानी कि सीजनल इंडेक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मीन का टोटल 400 नहीं बना है, लिहाजा ये हमारे सीजनल इंडेक्स नहीं है। अब हमने ये करना है कि हमने इन मीन्स के साथ कुछ ऐसा करना है कि फिर इनका टोटल 400 बन जाए। तो उसका तरीका ये होगा कि नीचे आप सबसे नीचे लाइन पढ़िए करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर का आपने यहाँ ये काम में इजाफा करना है। करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू, ऊपर आएगी 400, ये यहाँ कर्सर का इशू हो रहा है थोड़ा सा तो मैं इसको पढ़ देता हूँ।
करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू, सबसे आखिरी लाइन पढ़िए, करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 398। ये नीचे वाली चीज़ 398 कहाँ से आएगी? नीचे 398 कहाँ से आया है? ये वो टोटल आया है जो हमारा बन रहा है। तो मीन का जो टोटल 398 आ रहा था वो नीचे रखना है जी, और 400 ऊपर रखनी है। तो बोलेंगे यूँ, ऊपर 400 इसलिए रखना है कि 400 लाना चाहते हैं, हमें 400 चाहिए। तो क्या करेंगे कि जो 400 आना चाहिए वो ऊपर रखिए, और 398 जो आ चुका है, यानी जो टोटल आया है वो नीचे रखिए, और जो लाना चाहते हैं वो ऊपर रखिए। यानी 400 लाना चाहते हैं वो ऊपर रखते हैं, और जो आ चुका है उसको नीचे रखेंगे। ये डिवाइड कीजिए करें तो आपको आंसर मिलेगा 1.005। ये जो 1.005 है ना, ये हमारे काम की चीज़ है। हमने ये करना है कि 1.005 को इन चारों मीन्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 124.7 के साथ भी इसी को 1.005 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो हमें आंसर मिलेगा 125.3। फिर 104.1 के साथ 1.005 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 104.6। फिर 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.3। 109.2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 109.7। अब आप इन चारों वैल्यूज़ का टोटल करके देख लीजिए, ये 400 बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली 400 बनेगा। जितना आप ये 1 पॉइंट जो है ना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट आप इजाफा करेंगे ना, जिस तरह मैंने अभी 005 लिखी है, तो आप भी कम से कम 3 या 4 डिजिट लाजमी रखिए। तो इससे ये होगा कि आपके जो भी आपके जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएंगे, ये आंसर एग्जैक्टली 400 के करीब चले जाएंगे, इनका सम 400 बनेगा। तो जब इन चारों का टोटल किया गया है तो आंसर आता है 399.9, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 400 हो चुकी है। लिहाजा अब ये हमारे सीजल इंडेक्स, यहाँ पर हमारा ये मेथड मुकम्मल है। द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज यहाँ मुकम्मल है। तो बोलेंगे कि पहले क्वार्टर का सीजल इंडेक्स आ रहा है 125.3, दूसरे क्वार्टर का सीजल इंडेक्स है 104.6, और सिमिलरली तीसरे और चौथे क्वार्टर के सीजल इंडेक्स ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो ये मेथड तो मुकम्मल है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा काम भी कहा गया था कि ये कहा गया था कि डीसीजलाइज द 1977 वैल्यूज़। तो 1977 की जो वैल्यूज़ है ना ओरिजिनल डेटा की, कह रहा है कि इन वैल्यूज़ को आप डीसीजलाइज कीजिए। डेटा की वैल्यूज़ को डीसीजलाइज करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है उसके अंदर सीजनल वेरिएशन का इफेक्ट शामिल होता है। तो वो ये कहते हैं कि आप सीजनल वेरिएशन को ख़त्म करिए वहाँ से। तो आप सीजनल वेरिएशन का इफेक्ट यहाँ से निकालिए और फिर देखिए कि फिर डेटा कैसा होता है। तो ये हमने करना है, अभी इसको देखते हैं। ये जी ये करेंगे कि अभी हमें तो क्योंकि सिर्फ एक ईयर का कहा गया ना, मैंने यहाँ पर 2 ईयर कर दिए हैं। पेपर में 2 ईयर भी कह सकते हैं, मैंने 97 और 98 दोनों को ही कर दिया है ताकि हमें इधर कन्फ्यूजन कम हो जाए। आपने करना ही है कि 97 की जो पहले 4 क्वार्टर के जो चारों क्वार्टर हैं उनकी वैल्यूज़ को लिखना है, और 98 की मैंने खुद से की हैं तो ये चारों वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। अब जो आपके पास सीजनल इंडेक्स आए हैं 1997 के सामने जो 4 क्वार्टर हैं, इन चारों क्वार्टर के इंडेक्स ये सीजनल इंडेक्स यहाँ लिखने हैं। ये देखिए, ये टेबल मैंने ऐसे किया है कि ये जो नीचे वाला टेबल था ना, ये टेबल दोबारा यहाँ पर बना दिया गया है। इसका ये टेबल, ये वही टेबल है जो भी आप देख रहे हैं। तो सीजनल इंडेक्स, ये जो 4 सीजनल इंडेक्स आए हैं, ये 125.3 ये पहले का है, 104.6 ये दूसरे क्वार्टर का है, और 60.3 तीसरे का, और 109.7 ये चौथे क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स है। जो चारों सीजनल इंडेक्स आए हैं, यही चारों सीजनल इंडेक्स आपने ये सामने लिखे हैं, ठीक है। तो पहले के सामने पहले की वैल्यू 125.3, दूसरे के सामने दूसरे की वैल्यू, तीसरी और चौथी के सामने वैल्यूज़। लेकिन ईयर बदल गया है, नीचे ईयर तो बदला है लेकिन क्वार्टर तो वही है। ये 1 2 3 4 ये 4 क्वार्टर हैं। अब इन चारों क्वार्टर के सामने भी आपने वही सीजनल इंडेक्स लिखने हैं जो ऊपर लिखे हैं, क्योंकि आपको ये जो टेबल था ना, इसके अंदर आने वाले जो सीजनल इंडेक्स आए हैं, ये सीजनल इंडेक्स जो है ये इन तीनों सालों की मदद से आ रहे हैं। लिहाजा ये सीजनल इंडेक्स इन तीनों सालों के लिए है, इन तीनों सालों के लिए वैलिड है। तो पेपर में चाहे आपको 1996 को डीसीजलाइज करने को कहें, या 97 को कहें, या 98 को कहें, जिस साल को भी डीसीजलाइज करने को कहेंगे, सीजनल इंडेक्स आपके यही यूज़ होंगे। मैंने अभी दोनों ही सालों को इकट्ठा डीसीजलाइज किया है,
तो 98 के 4 क्वार्टर तो लिखेंगे, उनके सामने वाई कॉलम के नीचे उन्हीं की वैल्यूज़ देखेंगे जो दी हुई हैं, लेकिन उनके सामने जो सीजनल इंडेक्स है, सीजनल इंडेक्स आपके सेम होंगे। देखिए ये वही वैल्यूज़ हैं, 125.3, 104, ये नीचे फिर 125 और 104 आएंगे, और 60 और 109 भी दोबारा नीचे आ रहे हैं। कि जब कॉलम के ऊपर बार बार फार्मूला लिखने की जगह नहीं है, तो सिर्फ मैंने ये ऊपर शुरू का नाम है ना, डीसीजलाइज डेटा, तो ये ऊपर लिख दिया है। तो फार्मूला ये कह रहा है कि पीरियड्स ओरिजिनल वैल्यू इसको ऊपर रखा जाए और डिवाइड किया जाए पीरियड के सीजनल इंडेक्स से। तो पीरियड की जो पहले क्वार्टर की जो ओरिजिनल वैल्यू है 94 है, लिहाजा 94 को ऊपर रखा गया है और डिवाइड करना है सीजनल इंडेक्स से, लिहाजा सीजनल इंडेक्स 125.3 है, 100 से मल्टीप्लाई करें 75.02। सिमिलरली 73 ओरिजिनल वैल्यू है और 104.2 सीजनल इंडेक्स है, लिहाजा 73 को डिवाइड करेंगे 104.6 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। बाकी भी जी, अब ये सिंपल हम यूँ बोलेंगे कि पूरे वाई कॉलम को डिवाइड कर दीजिए इस एस आई कॉलम से और 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे ये सारे होंगे डीसीजलाइज डेटा इन 2 सालों के। यानी हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ ये हैं, लेकिन जब ओरिजिनल वैल्यूज़ में से सीजनल वेरिएशन ख़त्म कर दी जाए तो फिर हमारी वैल्यूज़ इस तरह की हो जाती हैं, हमारा डेटा इस तरह का हो जाएगा।